तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ये जो आपका नोट्स है आपका हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके हेल्पफुल होंगे, चाहे वो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, हर टाइप के क्वेश्चंस की जो है यहाँ से निकल कर आते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर आज 15 करें, दैट इज़ इन्वायरमेंट। सबसे पहली बात कि इन्वायरमेंट है क्या। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। हर वो चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप अपने आसपास देखोगे तो लिविंग चीज़ें भी हैं जिसे हम बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं जिसको हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और इंटरैक्शन जो होता है इस बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम में मेन आपके वो दो ही आपके ये पार्ट्स हैं जो है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक। तो सिंपल आपको याद रखना है कि बायोटिक के अंदर लिविंग है और नॉन बायोटिक के अंदर आपका नॉन लिविंग है। तो इसमें इस टाइप के अगर MCQ में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज आपको उसमें नहीं होना है। उसके डायरेक्टली चलते हैं हम कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरैक्शन जो होता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर जो हम बायोटिक और अबायोटिक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म, बायोटिक ऑफ कोर्स जस्ट जो लिविंग्स है, तो उसके अंदर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एंड लास्ट में आपका डिकम्पोजर है जो सारी चीज़ों को फिनिश आउट करके हमारे लिए फिर कुछ नया बनाते हैं। जो नए ऑर्गेनिज्म है उनको रहने लायक बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए उसे हम साइंटिफिक टर्म में प्रोड्यूसर बोलते हैं। और इसीलिए सारे ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी कंज्यूमर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट एज देयर फूड। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने फूड के रूप में। सारे के सारे जो एनिमल है वो आपके कंज्यूमर की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। और कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट एंड ओमनिवोरस। कंज्यूमर्स को फिर से क्लासिफाई कर दिया इन लोगों ने 4 में। हार्बीवोरस जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस जो ओनली जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं, मीट एंड ऑल। ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ों को खा लेते हैं। पैरासाइट वो है जो कि होस्ट के रूप में रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है, उसका नुकसान करता है और साथ में वहाँ पर वो रहते भी हैं। अब थर्ड जो है बात करते हैं बायोटिक के अंदर, तो वो आपका क्या है, डिकम्पोजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डिकम्पोजर को लेकर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि डिकम्पोजर होते क्या हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर वन। तो फंजाई और बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, डिकम्पोज का काम करते हैं। मतलब जितने भी प्लांट का डेड पार्ट बच गया, एनिमल्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच गए, तो उनको सिंपल में कन्वर्ट करवाने का काम किसका है, डिकम्पोजर का है। द डिकम्पोजर हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, दोबारा से पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर। इसको हम रिड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। अब सपोज करो कि इतना ज़्यादा जो कूड़ा करकट, इवन लोगों की डेथ होती है, प्लांट की भी डेथ होती है एक टाइम पे, तो वो सारा का सारा अगर बचा रहता तो सोच सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इन सबको ख़त्म करने का काम किसका है, डिकम्पोजर का। कोई भी लिविंग बीइंग है या कुछ भी है तो उस चीज़ को वो क्या करते हैं, अगर वो हमारे काम के लायक नहीं है तो डिकम्पोजर उसे क्या कर देते हैं, दोबारा से उसको रिड्यूस करके और मिट्टी में मिला देते हैं। सिंपल ये वाला काम जो है डिकम्पोजर का है। तो इसलिए डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस पूछते हैं, अगर मतलब कि क्वेश्चन पूछने अगर क्या होगा अगर डिकम्पोजर ना हो हमारे पास, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर का क्या काम क्या है, जितनी वेस्ट मटेरियल, जितनी भी डेड बॉडीज है प्लांट्स के, एनिमल्स के, सबको डिस्पोज करने का काम उसका है। देयरफॉर दे क्लीन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मेन जो क्लीन कर रहा है ना वो कौन कर रहा है, डिकम्पोजर कर रहे हैं। एंड द क्रिएट स्पेस फॉर अ लिविंग ऑफ न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो भी नई जनरेशन आने वाली किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करती है, वरना तो पुराने ऑर्गेनिज्म से ही चीज़ें भर जाती। तो इस वजह से डिकम्पोजर
सेंसर जो हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का यहाँ पर काम करते हैं। अब ये बायोटिक के अंदर हमारा पूरा मैटर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट हुए हैं हमारे इकोसिस्टम के, जिसके अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया जाता है, चाहे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो आपके अबायोटिक कंपोनेंट है। हालांकि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है उनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को, पर इनको ज़रूरत नहीं इन चीज़ की। इस बात का ध्यान रखना है कि बायोटिक को तो अबायोटिक की ज़रूरत है, बट अबायोटिक को जिंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community in which one organism consume another organism to transfer food energy। एक ऐसा सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं और अपनी फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। फूड चेन आपका सिंपली है कि किसी एक चीज़ को उसने खाया, उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया। जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी फूड चेन बनती है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि फूड चेन जो होता है ना मैक्सिमम 3 to 4 ही होता है, तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो ओनली 10% ही नेक्स्ट स्टेप पे वो ट्रांसफ़र होता है। 90% तो क्या हो जाता है, उसका पूरा एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा फूड चेन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचेगी। नेक्स्ट मूव टू फूड वेब। फूड वेब क्या है? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन होता है, जिसके अंदर एक रिलेशनशिप बन जाती है बहुत सारे स्पीसीज़ के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में ऑर्गेनिज्म क्या होती है? एक पोजीशन होती है जिसमें वो क्या करते हैं? मोर देन वन फूड, एक फूड से ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को अपना जो फूड है वो डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है, और इसके अलावा उन्हें भी कई टाइप के ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रास के बारे में, तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रास को सारा इंसेक्ट ही खाएगा, नहीं ना। उसको एलिफेंट भी खा सकता है, उसको डियर भी खा सकती है, उसको रैट भी खा सकता है, ठीक है ना। अब बात करें रैट के बारे में, तो रैट को कौन कौन खा सकता है? रैट को कैट भी खा सकती है, साथ में रैट को स्नेक भी खा लेता है, और साथ में शायद से डॉग भी इसको कंज्यूम कर लेता है। तो इस तरीके से जो पूरा इंटरकनेक्शन हो जाता है जितने भी फूड चेन है, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। अब उसके बाद ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल जो आपका इस तरीके से सबसे नीचे प्रोड्यूसर है, उसके बाद आपका कंज्यूमर है, उसके ऊपर भी आपके जो फर्दर जो खाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपका ऑफकोर्स प्रोड्यूसर रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हार्बीवोरस रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी देखने को मिला था। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो सनलाइट के कितना % जो है एनर्जी को लेता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट का कितना लेते हैं? ओनली 1%। उसके बाद 10% लॉ जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, और जो आपके रिमेनिंग 90% एनर्जी होते हैं वो उसके लाइफ प्रोसेस में यूज़ हो जाता है, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ऑल। तो 90% तो पूरा उसने यूज़ कर लिया, सिर्फ 10% अगले में ट्रांसफ़र होता है। जैसे सपोज़ करो कि बात करें किसी इंसेक्ट ने 100 ग्राम ग्रास को या फिर किसी अनाज को खाया है, तो यहाँ पर इसको मतलब कि फिर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया ना, तो इसको पूरा 100 का 90% तो अपने और सारी लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर लेगा, सिर्फ 10 यहाँ पर ग्राम इसके पास पहुँचेगा। फिर फर्दर अगर कोई खाएगा उसके पास ओनली 1 ग्राम पहुँचेगा, फिर फर्दर कोई खाए तो ओनली 0.1 ग्राम। तो इस तरीके से ना जो है चीज़ें जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% पहुंचने का काम करता है। और इसी वजह से क्योंकि एनर्जी का बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए फूड जो चेन होते हैं वो कितने 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल पे ही उनका मोस्टली कनेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब देखिए एनर्जी में क्या है, एनर्जी के सेंस में तो सिर्फ 10% ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो क्या होता है, हर ट्रॉफिक लेवल पे वो इंक्रीज होके चला जाता है, और इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज
अब ये देखिए कि जितना भी केमिकल होता है ना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, ह्यूमन बॉडीज़ के में कलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है किसी भी फूड चेन पे सबसे ऊपर ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ह्यूमन जो है ना हर टाइप की जो चीज़ों को खा लेता है, ठीक है ना, एनिमल्स हो गया और इवन मतलब हर स्टेप के। तो इसी वजह से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट कहाँ पर होगी, ह्यूमन बॉडीज़ में ही होते हैं। अब चैप्टर का नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो दैट इज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को लेकर है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज़। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है उसकी वजह से हम पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज होता चला जाता है धीरे धीरे, और जिसकी वजह से इन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, और उसमें से आपके बुक में ओजोन को लेकर इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। हालांकि आप इसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर है क्या? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ के अराउंड है, जो क्या करता है जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और अल्ट्रावायलेट रेज आता कहाँ से है? सनलाइट से इसकी रेडिएशन आती है, और जो हमारा ओजोन लेयर है वो क्या करता है? लिविंग विंग्स को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे हेल्थ हज़ार से, क्योंकि यूवी रेज की वजह से पब्लिक को स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। अब ओजोन का जो केमिकल फार्मूला है वो आपका क्या है? O3 है, जो कि प्रेजेंट होता है आपके सबसे हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन जो है वो किस लेयर में प्रेजेंट है। तो आपको याद करना है कि हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, और ये आपका क्या है? एक डेडली पॉइजन है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ओजोन का। तो ओजोन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, आपके हमें पता है हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेडिएशन की वजह से जो O2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहते हैं, तो O2 के मॉलिक्यूल्स जो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या होते हैं? टूट कर O और O सिंगल सिंगल O बना लेते हैं। दीज ऑक्सीजन एटम देन कंबाइन विद ऑक्सीजन O2, और इसके बाद ये जो सिंगल वाले हैं वो क्या करते हैं? O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? O3, दैट इज ओजोन का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही दोनों पॉइंट्स को आपको बताना होगा अगर ओजोन फॉर्मेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका डिप्लेशन को लेकर कि डिप्लेशन को लेकर क्या क्या डाटा है। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया कि ओजोन जो लेयर है उसको वो क्या हो रहा है कि पतला होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि ओजोन में छेद हो रहे हैं, वो उसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पर उसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका में 1985 में, और जिसको उन लोगों ने ओजोन होल टर्म दिया। बट ऐसा नहीं है कि उसमें छेद हुए पड़े, सिर्फ जो उसकी लेयर है वो क्या हो रही है? पतली हो रही है धीरे धीरे। दिस डिक्रीज वॉज लिंक टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक, और इस डिक्रीज को किससे लिंक किया? उन लोगों ने CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जिसको यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसोल स्प्रेज में। तो इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था, हालांकि धीरे धीरे इसको रिप्लेस भी किया जा रहा है। रेफ्रिजरेटर में तो कम्प्लीटली CFC का यूज़ बंद कर दिया गया है। उसके बाद इस चीज़ को लेकर पूरा इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग हुई थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पूरा एक एग्रीमेंट किया था कि ताकि आप क्या करो? CFC के प्रोडक्शन को स्टॉप करो, और ये 1986 में हुआ था, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो UNEP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं CFC को लेकर, या फिर ओजोन को लेकर कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था सारी कंट्रीज, तो दैट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये भी छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ गार्बेज डिस्पोजल को लेकर है कि आपका गार्बेज डिस्पोजल बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो गार्बेज डिस्पोजल दैट इज इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब हमारी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे क्या हो रही है? इंप्रूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने लग गए। अब कई पुराने साल में चले जाओगे ना, पॉलीथीन बड़ी मुश्किल से ही मिला करता था। तो अभी देखो पॉलीथीन, हालांकि फ़िलहाल जो रोकने की बात चल रही है, बट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि पब्लिक उस चीज़ की आदी हो चुकी है। इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हम वेस्ट में यूज़ करते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट के साथ जो है हमने बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, और इसके अंदर आपके जो को ऑफ कोर्स मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे जो गार्बेज है यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वेस्ट जो आपके 2 टाइप्स के हैं, एक तो आपका बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब बायोडिग्रेडेबल आपके वो सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज कर सकते हैं उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो और जैसे आपकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल के पील्स हैं, कॉटन है, जूट है, डंग है, पेपर, इन सब का क्या होता है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक कौन सी है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। Substance which cannot be decomposed by the action of microorganism are called non-biodegradable waste। जैसे आपका एक प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन्स हो गए, मेटल्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, पेस्टिसाइड, तो इन सब का क्या है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और प्रॉब्लम तो तब होती है जब पब्लिक क्या करती है, इन दोनों वेस्ट को मिक्स कर देती है, और मिक्स करने के केस में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब बात करें कुछ मेथड्स जो है वेस्ट डिस्पोजल के लिए आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल का जो कुछ मेथड्स हैं, तो उसमें आपका फर्स्ट है क्या, बायोगैस प्लांट। जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे सबसे पहली बात तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं, और साथ में उसका बचा खुचा जो स्लरी होता है उससे हम मैन्योर भी बना लेते हैं। 14 चैप्टर में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा था। उसके बाद क्या है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू। जितने भी ड्रेन वाटर होते हैं, नालियों का पानी सीधे नदी में ना छोड़कर उसे क्या करना चाहिए, सीवेज पहले ट्रीटमेंट में सफाई करनी चाहिए, उसके बाद उसे रिवर में ऐड ऑन करना चाहिए। थर्ड आपका जो मेथड है दैट इज लैंड फिलिंग्स। द वेस्ट आर बरीड इन अ लो लाइंग एरियाज एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। ठीक है ना। तो इन लोगों ने कहा कि जितने भी वेस्ट होता है उसको क्या करना चाहिए, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे उसको दबा देना चाहिए और उसको रोल कर देना चाहिए बुलडोजर से, क्योंकि फर्दर बट ये सारे जो वेस्ट वगैरह हैं ये आपके उसी टाइम पे काम आते हैं जब आपके पास जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में तो आप कुछ भी करो आपके लिए खतरनाक है, उसको तो सिर्फ यही कर सकते हो, आप उसको रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। लगभग आपको लैंड फिलिंग्स की तरह ही है। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स गार्बेज चेंजेस, और इसमें भी क्या होता है 3 महीने के बाद जो गार्बेज है वो कम्प्लीटली मैन्योर में चेंज हो जाता है, और उसको फर्दर आप यूज़ कर सकते हो अपने खेतों के लिए, क्रॉप के लिए, या फिर वहीं पे आप क्या कर सकते हो, प्लांटेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है रिसाइकलिंग। जितने भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकल कर सकते हो न्यू आइटम्स को बनाने में, क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंट है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसको डिकम्पोज तो कर पाएगा नहीं। और से एक सबसे बेहतरीन दैट इज रीयूज। इट इज़ द कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन एंड अगेन। तो मतलब जो चीज़ें हैं उसको हमें कई बार यूज़ करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो। जैसे हम न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं एनवलप्स बनाने के लिए, या फिर कोई भी कंटेनर हमारे पास आता है उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से जो है वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका, कोई इतना बड़ा चैप्टर है नहीं इसलिए